हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RG स्टडी IQ पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी MCQ का। ये आपका चौथा पार्ट है और इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और उस वीडियो को जाके देखें। और इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे ढंग से उसका नोट्स और उसका डिटेल क्वेश्चन का आंसर और उसका डिटेल दिया जाता है, तो जिससे आपको बहुत ही अच्छे, जैसे यहाँ पे दिया गया है, उसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा और हर एक एग्ज़ाम के लिए आपका अच्छा से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि हम लोग पहले 60 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं और हर वीडियो में 20 क्वेश्चन रहता है। तो आपको हर वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। प्रथम शक राजा कौन था? तो शक वंश का राजा, प्रथम शक वंश का राजा कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मोगा। क्या है इसका ऑप्शन? हो जाएगा ए, मोगा। तो चलिए हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं इसके मोगा के बारे में। मोगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत में के बड़े हिस्से में अपना राज बनाया। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यवन। यवन ने स्टेट गोज की स्थापना की। तो इसमें देख लीजिए स्टेट गोज होता क्या है। स्टेट गोज यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। यवन के सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो स्टेट गोज, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। बच्चों, आप सब हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो हर दिन मिलते रहे। चलिए तो हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने आक्रमण किया? तो ये डेमेट्रियस था। कौन था? तो डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस के बारे में थोड़ा हम लोग कुछ जान लेते हैं। 190 ईस्वी पूर्व में डेमेट्रियस नाम का यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीत लिया। डेमेट्रियस ने किस पे आक्रमण किया? मौर्य साम्राज्य पे आक्रमण किया और उसका बड़ा साम्राज्य जीत लिया। तो चलो हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो तक्षशिला में बनाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर से जरूर देखें, है ना। तो मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो तक्षशिला में बनाई थी। तो इसको देख लेते हैं। मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था। प्रसिद्ध यवन राजा कौन था? तो मिनांडर था और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो तक्षशिला में बनाई थी। तो चलिए हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ें और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे और इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं और इसे आप अपने कॉपी में या फिर नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाए थे? विष्णु भगवान के सम्मान में स्तंभ बनवाए थे किसने? तो हेलियोडोरस ने बनाए थे। किसने बनाए थे? तो हेलियोडोरस ने बनवाए थे। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं हेलियोडोरस के बारे में, पढ़ लेते हैं कि कौन थे हेलियोडोरस। तो ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाए। उस राजदूत ने ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था, है ना। तो उसे ये देखो चलो ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं क्या। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो किस ग्रीक राजदूत ने
विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनाए थे। ये विष्णु राजा थे, तो विष्णु राजा के सम्मान में स्तंभ किसने बनाए थे? तो हेलियोडोरस ने बनवाए थे। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल नोट्स। तो ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। तो जो हेलियोडोरस था उसको किसने भेजा था? तो राजा भागभद्र ने। और ये कहाँ का राजा था? तो ग्रीक का राजा था। और ये इसने किसके लिए बनवाया था? तो विदिशा में शुंग राजा, शुंग वंश के राजा विष्णु के सम्मान में इसने बनवाया था एक स्तंभ। चलिए हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राजाओं ने जारी किए थे? तो किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो यवन के राजा ने। किसने? तो यवन के राजा ने। तो इसका चलिए देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के को जारी करने का श्रेय यवन राजाओं को जाता है। किसने? तो यवन के राजा को सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? तो यवन के राजा ने चलाया था। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहत कथा की रचना किसने की थी? बृहत कथा की रचना किसने की थी? तो गुणाढ्य ने की थी। किसने की थी? तो गुणाढ्य। और इसमें देख लेते, बृहत कथा की रचना गुणाढ्य ने की थी, जो राजा हाल के राज कवि थे। जो कौन थे? तो राजा हाल जो थे उनके राज कवि थे। कौन? तो गुणाढ्य, है ना। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? किस सातवाहन राजा ने शक राजा से मालवा को वापस जीता? तो इसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका नाम क्या था? कौन? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने मालवा से शक से अपना मालवा जीता था। तो चलिए हम लोग गौतमी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। गौतमी पुत्र सतकर्णी मालवा के शक राजाओं से वापिस जीत लिया, जिसे सतवाहन राजा हार चुके थे। पहले सतवाहन राजा जो हार चुके थे उसको जीत लिया किसने? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। कहते हैं इनमें से कौन सा शिलालेख सतवाहन काल से संबंधित है? कौन सा शिलालेख सतवाहन काल से संबंधित है? तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा नासिक का किला जो है वो शिलालेख जो है वो सतवाहन वंश से ये है। नासिक का शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। इसे गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता गौतमी ने बनवाया। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के अद्वितीय ब्राह्मण क्षत्रिय का मान मर्दन करने वाला बताया है ना। जो इसमें क्षत्रिय का मान मर्दन करने के लिए बताया। तो इसने किसमें कौन लिखा था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सतवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राजा हाल ने की थी। किसने की थी? तो राजा हाल ने। राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्ती की रचना की, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह था। किस भाषा में था? तो प्रेम प्राकृतिक भाषा में। और इसमें क्या लिखा गया था? तो प्रेम की कविता लिखी गई थी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? किस राजा ने दी थी? तो सतवाहन राजा ने दी थी ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग नोट्स। सतवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था। आंध्र प्रदेश का वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी। और सतवाहन वंश के राजा खुद ही ब्राह्मण जाति के थे। जो राजा थे वो भी ब्राह्मण जाति थे और ब्राह्मण को भी वो जमीन अनुदान में जमीन देते थे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर्म मुक्ति बनाने और मात्र 1/18 कर लगाने की जानकारी दी? तो किसने? तो लुम्बिनी। तो लुम्बिनी ग्राम में वो दी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित कर दिया और केवल 1/8 हिस्सा कर योग के रूप में घोषित किया। इस तथ्य का वर्णन
निगलीवा और रूमदेह के शिलालेखों में पाया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सप्त ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये अजुर्वेद के, किसके? अजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अजुर्वेद के। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सप्त ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण अजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हम देख लेते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या थी? तो धोलावीरा की सबसे अनोखी व्यवस्था क्या थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके शहरों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भाग में। तो हम लोग चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा शहर आज के गुजरात में स्थित है। अभी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में धोलावीरा स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता शहर का 3 हिस्सों में विभाजन था। इसका प्रमुख हिस्सा क्या था? तो विशेषता क्या था? तो शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो चलिए हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं? कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी और डी, कौशल और मगध। कौन सा? कौशल और मगध। तो चलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 और 4 यानी कि कौशल और मगध हो जाएगा। तो इसमें चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। अवंती और गांधार राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष एवं से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। जो कौशल के राजा प्रसेनजीत थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। और मगध का राजा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रत्यक्ष संबंधित था, है ना। तो गौतम बुद्ध के शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित कौन था? तो मगध राज था। और जो 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें डी नंबर ऑप्शन असत्य है, वेतन की अधिकता। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने की कोई साक्ष्य नहीं थे। तो वेतन देने और लेने की कोई साक्ष्य नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का सही क्या हो जाएगा? मुख्य देहाती अर्थव्यवस्था थी, कई अनाज की खेती होती थी और कृषि आधारित समाज था। तो ये तीनों हमारा सही हो जाएगा और ये गलत, क्योंकि उसमें वेतन दिया ही नहीं जाता था उस टाइम। कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चरण। चलिए चरण हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं। चरण शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है ना। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की थी? प्राकृत भाषा की व्याकरण प्रकाश प्राकृतिक रचना किसने की थी? तो वररुचि ने की थी। किसने की थी? तो वररुचि ने की थी। तो इसको जान लेते हैं। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना वररुचि ने की। इसकी तिथि अभी तक अज्ञात है, मतलब इसकी तिथि अभी तक ज्ञात नहीं कि कितने में की गई है, लेकिन वररुचि ने इसकी रचना की थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें से 1 नहीं 2 नहीं 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो चलिए, मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सत्य नहीं है। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। ये भारत में उस टाइम प्राचीन काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, तो ये गलत है। तो इसमें चलिए हम लोग देख लेते हैं। भारत के बारे में बोलता था क्या? भारत में प्रचुर सोना चांदी और तांबे और लोहा हैं। और फिर भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। और भारत में यहाँ पे देख लीजिए, डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। ये सब सारा सही है, बाकी ये गलत है, क्योंकि भारत में अकाल कभी पड़ता ही नहीं था।
इसका नोट्स भी देख लेते हैं। तो नोट्स भी ये बोलता है, इनमें तीसरा कथन गलत है। भारत प्राचीन काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, ऐसा यहाँ प्रचुर बारिश के कारण होता था। यहाँ पे बहुत सारे बारिश होते थे, इसके कारण यहाँ अकाल नहीं पड़ता था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से 20 क्वेश्चन प्राचीन भारत का करेंगे। तो चलिए देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? भारत के बारे में सबसे पहले ग्रीक विद्वान किसने लिखा था? तो साइलेकस ने लिखा था। साइलेक्स ने लिखा था। किसने लिखा था? तो साइलेक्स ने लिखा था। तो इसका नोट्स देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलेक्स भारत आया और उसे दोरियस नामक राजा ने भेजा। इससे लेख आज नष्ट हो चुके हैं, मतलब इसका लेख अभी नष्ट हो चुका है, लेकिन इसको किसने भेजा था? तो दोरियस नामक राजा ने भेजा था। और ये कहाँ का था? तो ये ग्रीक का था। तो चलिए यही हमारा आज का लास्ट वीडियो या लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को हमेशा